जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गौ माता। गुरु के चरणों में नमन करते हुए मैं आज पुनः आपके साथ एक नया विषय गौ रक्षा एवं उसके महत्व पे शुभारंभ करना है और संवाद आज होना है। थोड़ा सा समय लगेगा, चूँकि विषय महत्वपूर्ण है तो समय भी महत्वपूर्ण आप लोगों को भी देना होगा और हमें भी देना होगा। और इस समय में जो भी हम आपस में संवाद करेंगे, जो भी जानकारी आप तक पहुंचेगी, वो जानकारी आप दूसरों तक पहुंचाने के प्रयास करें। और साथ में जो भी आपके लिए आवश्यक कार्य है, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, वो जरूर करें। तो अब समय न लेते हुए आपके साथ में जो विषय है गौ रक्षा एवं उसके महत्व पे है। तो जब गौ शब्द आता है तो आपके मन में एक सम्मान की भावना जागरूक होती है। और अन्य पशुओं की अपेक्षा, जब अन्य पशुओं की अपेक्षा आप गौ का नाम लेते हैं, गौ को देखते हैं, तो आपके मन में एक अलग भावना आती है। भले ही आप सक्षम में नहीं हैं उस समस्या को समाधान करने के लिए, या आपके पास वह व्यवस्था नहीं है जिसे आप रख सकें, तो समय थोड़ा सा लगेगा। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं समय न लेते हुए। भारत के लोगों में जो गाय को लेकर जो मान्यता है, गाय के प्रति जो श्रद्धा भाव है, वो कैसे आई और क्या भारत के लोगों में गाय का प्रति जो सम्मान है केवल एक दो दिन के लिए ही है? तो मान्यता अगर देखा जाए धर्म के आधार पर, या फिर भौगोलिकता के आधार पर, या फिर जो किसान होते हैं, जो गौपालक होते हैं, उनका और गाय के प्रति श्रद्धा भाव में जो लगाव हो जाता है, उसके आधार पर भी देखा जाए तो हर दृष्टि में गाय सर्वोपरि होता है। हर गौपालक के लिए, हर गौभक्त के लिए, हर राष्ट्र भक्त जो भारत में रहने वाले हैं, उन सभी के लिए। भारत के लोगों में गाय के मान्यता को लेकर और गाय के प्रति अपनी विचार और अपना सोच रखने वाले को जब इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जाए तो एक दो दिन का कोई यह संबंध नहीं है गाय को लेकर। ये अनादिकाल से है। अभी जब कभी आप श्री कृष्ण की लीला के बारे में आप सुनते होंगे, देखते होंगे, तो उसमें गाय को लेकर उन्होंने जो कार्य किया है, गायों के बीच में रहकर अपना पूरा बचपन व्यतीत किया है और गायों के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। ऐसे ही श्री राम के संबंध में जो भी जानकारी आप तक पहुंचती होगी, तो वो भी गाय के लिए समर्पित रहे हैं। तो ये धर्म शास्त्रों का है। ऐसे जो महर्षि हुए हैं, जैसे चरक जी हुए, सुश्रुत जी हुए, निघंटू जी हुए, ये सब जो ऋषि मुनि हुए, वो भी गाय के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया। तो ये तो धर्मशास्त्रों में आजकल वर्णन आपको मिल जाएगा है। क्योंकि गाय केवल एक क्षेत्र में आपको लाभ नहीं देती है, वो कृषि के क्षेत्र में भी आपको लाभ देती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लाभ देती है, आध्यात्मिक के रूप में भी आपको लाभ देती है। और आपको खुद का व्यवसाय खड़ा करने के लिए अपने उत्पादों से वो आपकी सेवा हमेशा करती रहती है। बस हम उसकी अहमियत को भूल चुके हैं। उन अहमियत को जगाने के लिए और भारत में गौ का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए हम आपके साथ में संवाद कर रहे हैं। आपका सहयोग यही है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यह पहुंचाएं और लोगों तक शेयर भी करें। गाय को मान्यता को लेकर अगर हम एक सच्ची घटना को चूँकि जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनके द्वारा जो जानकारी दिया गया है, वो जानकारी मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक घटना है राजस्थान की। वहाँ पर एक प्रथा चलता है, घूंघट की प्रथा चलता है। और देखा जाता है उस ज़माने में अक्सर करके जो औरत थी, घूंघट काफ़ी बड़ा रहता था। और उस समय की जो बात है कि वो औरत, एक सभा लगा हुआ था गौ चिंतन को लेकर, गौ रक्षा के विषय पर कि गाय की रक्षा कैसे की जाए। हमारे जो भी उसमें लोग आए हुए थे, तकरीबन बहुत सारे लोग हैं, कई हजारों लोग वहाँ एकत्रित हुए थे।
और कई हजारों में वो महिला मंच पर आई। और आपको बता दें कि अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित जी का वो जो कार्यक्रम था उसमें भाषण का वो था गौ के प्रति, गौ सुरक्षा को लेकर। तो उसी में वो महिला आई और वो महिला जो बात बताई बहुत ही सोचनीय है। उन्होंने बहुत ही आराम से शालीनतापूर्वक बताया कि हमारे यहाँ ससुर जी जो थे, यानी जो उसमें है, तो वो बीमार थे, काफ़ी बीमार थे। और काफ़ी बीमार होने के बाद उनके लगा कि अब हमारी जो गाय, हमारे जो ससुर जी वो एक्सपायर हो जाएंगे, है यानी मर जाएंगे, उनकी मृत्यु अब बहुत निकट है। तो वो महिला क्या की कि जो भी अपने घर में धार्मिक पुस्तक थे, जैसे सुंदरकांड, रामचरितमानस या हनुमान चालीसा या जो भी धर्म शास्त्र के उसमें था, वो सारा चीज़ पढ़ना शुरू की अपने उस ससुर के पास में है। और एक हनुमान सुंदरकांड खत्म होता तो फिर रामचरितमानस, ऐसे और भी चीज़ें जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं उन सब का वो वाच करने लगी, पढ़ने लगी। और पढ़ते पढ़ते उनके ससुर का देहांत हो गया। फिर एक समय ऐसा आया उसके परिवार में कि उनके गांव घर में एक गाय रहती थी और वो भी गाय बीमार हो गई। अब गाय जब बीमार हुई तो उस समय उसके मन में वही भाव जो अपने ससुर के लिए रखती थी, वही भाव गाय के लिए भी रखी। और गाय मरने वाली थी, सारा इलाज कराया, नहीं ठीक होने वाली थी। उसे लगा कि अब 1-2 दिन में वो मर जाएगी। तो उस समय वो जो भी उसके रामचरितमानस था, सुंदरकांड था और भी सब है, तो सारे धार्मिक पुस्तकों को वो पढ़ना शुरू कर दी गाय के पास में बैठकर। अब पूरा पास में बैठकर जब तक गाय मर नहीं गई, एक्सपायर नहीं हो गई, तब तक वो पूरा सुंदरकांड और रामचरितमानस और भी जो धार्मिक पुस्तक थे, भजन थे, उस सारा चीज़ कहते कहते जब वो गाय एक्सपायर हो गई, फिर उसके 1-2 घंटे बाद भी वह पढ़ना मंद नहीं रखी। फिर बाद में मर गई, फिर उसे दफना दिया गया। तो इन दोनों पहलुओं को अगर देखा जाए, ससुर के प्रति और गाय के प्रति, उस महिला का जो अटूट संबंध था एक समान था, यानी गाय और ससुर में कोई अंतर वो नहीं रखी। तो जबकि घूंघट का प्रथा वहाँ पर राजस्थान में अक्सर करके देखा जाता है, गाय के प्रति बहुत ज़्यादा लोग रुझान करते हैं। तो ऐसे समाज में बहुत सी सारी घटनाएं हैं जिसमें आपको लगेगा कि गाय के प्रति मातृत्व की जो भावना है वो हमारे हृदय से निकलता हुआ है, आत्मा से निकलता है। गाय के बीच में श्री कृष्ण ने पूरा बचपना व्यतीत किया। गाय के लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, ऐसे श्री राम ने संघर्ष किया, ऐसे मंगल पांडे जो शहीद है उन्होंने संघर्ष किया, महात्मा गांधी ने संघर्ष किया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघर्ष किया। ऐसे जितने भी महापुरुष सब, उनके मन में कहीं ना कहीं गाय के प्रति एक सद्भावना रही कि गाय बची तो देश बचेगा, गाय को ही हमारा बचाना प्राथमिकता है। तो इस आधार पे गाय का जो अटूट संबंध है, सैकड़ों नहीं हजारों आपको घटनाएं आपको भारत में मिल जाएंगी, और जो सच की घटना है, काल्पनिक घटना नहीं है। और एक चीज, भारत में जो गाय के प्रति मान्यता है वो है पुनर्जन्म। भारत के लोग अक्सर मानते हैं कि हम लोग का पुनर्जन्म होता है, यानी पुनर्जन्म का है कि जो हम लोग इस जन्म में कर्म करेंगे, कर्म के आधार पर हमारा जो अगला जन्म होगा, जो 84 लाख योनियों की जो धारणा है भारतीयों के मन में, वो उसमें लगता है कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो गाय एक सर्वश्रेष्ठ जीव है। इसके बाद में गाय जब मरती है तो फिर मनुष्य का जन्म पाती है। इसलिए गाय के प्रति एक पुनर्जन्म की भावना का श्रद्धा भाव रखते हुए और गाय की उपयोगिता के आधार पर गाय के प्रति लोगों का भावना बहुत ज़्यादा अटूट, अटल और विश्वसनीय रहता है। तो ये गाय के प्रति जो पुनर्जन्म की भावना है, पुनर्जन्म को लेकर जो भारत के लोगों में है आजकल धारणा, लेकिन वही विदेशों में देखे जाए, यूरोपियन देश में जो भी है, वहाँ पर पुनर्जन्म की भावना नहीं रहती है। वहाँ लगता है कि हमें जो एक बार जन्म मिल गया है, इसी में सब कुछ हमें प्राप्त करना है, जो भी करना है इसी जन्म में ही कर लेना है। लेकिन भारत के लोगों में ये भावना नहीं रहती है। ये भावना है कि हमें पुनर्जन्म होता, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, जिससे प्रकृति, मानव और संस्कृति में और धर्म में, आत्मा के प्रति हमारा कोई भी दुर्व्यवहार या दुर्विचार या पाप ना हो।
जिससे हमारा आने वाला जो जन्म है, जिस योनि में हमारा जन्म होगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो इस तरह की भावना रखने वाले भी गाय के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, क्योंकि गाय को लग रहा है कि गाय एक पवित्र आत्मा है, पवित्र योनि है, और उस के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। गाय में देखा जाता है कि हमारे देश में पशुपालन और कृषि जो परंपरागत रही है वो बहुत ही अटूट रहा है, क्योंकि गाय का भी पालन घर पे करते थे, तो उसके जो बछड़ों के द्वारा खेती का जो जुताई का काम किया जाता था वो गाय के बछड़े ही कर पाते थे, न कि भैंस के या अन्य जानवर के है। तो ये भी हमारे देश में देश आज़ादी से पहले और देश आज़ादी के बाद दो हिस्सों में अगर देखा जाए, तो देश आज़ादी से पहले हमारे देश में कृषि परंपरा और पशुपालन दोनों साथ साथ में चलते थे, और उसके साथ में उद्योग हुआ, स्वास्थ्य के रूप में हुआ, शिक्षा के रूप में हुआ, और भी ऐसे कई न्याय तंत्र हुआ, प्रशासन तंत्र हुआ। और ये जो व्यवस्था थी हमारे देश में कई हजारों साल की यह व्यवस्था है, केवल 1-2 साल या 1-2 हजार साल की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में पशुपालन और कृषि परंपरा बहुत ही हजारों सालों से चला आ रहा है, और उसी की पालन करते हुए हम लोग जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश माना जाता है। जो भी जानवर, ऐसे जानवर का हम लोग अपने जीवन में, अपने घर में, अपने आसपास रखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हों, जिसमें से गाय एक महत्वपूर्ण जीव है। गाय के प्रति जो भावना रखा जाता है वो एक अलग सोचनीय का विषय होता है। तो उस पर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में और खान पान के रूप में, क्योंकि इससे पहले कल का जो मैंने संवाद आपके साथ किया था, तो उसमें गाय के पंचगव्यों का क्या महत्व है वो आप उसमें देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि देश आज़ादी से पहले हम लोग गाय के बछड़े और गाय पर जो निर्भर थे, और जो कृषि का परंपरा था वो हम लोग गाय पर निर्भर होने की वजह से जो भी फसल उत्पादन होते थे बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही पवित्र और बहुत ही पोषक युक्त हुआ करते थे। लेकिन देश आज़ादी के बाद में ये परंपरा धीरे धीरे घटती घटती अब बहुत गिरावट आ चुका है। अब हम दूसरों पर आश्रित होने लगे हैं, व्यवसाय जो बाजारीकरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यानी हम लोग को जो जन्म से लेकर मरण तक के जो भी दैनिक जीवन में वस्तुओं का प्रयोग होना है वो बाजारों पर निर्भर हो चुके हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम बीमार होते हैं, और बीमार हमें बनाया गया है। ऐसे नहीं कि बीमार हम लोग, हमारा जो भौगोलिक का जो वातावरण है उसको बदला गया है पूरे षड्यंत्र के तहत। तो ये पशुपालन से संबंधित में है, इस पर भी एक अलग से शो रखूंगा जिसमें हम लोग पशुपालन और कृषि से संबंधित चर्चा करेंगे हैं। क्योंकि गाय का जो प्रयोग किया जाता है वो प्राकृतिक कृषि खेती के रूप में देखा जाए तो गौ आधारित खेती एक बहुत बड़ा अलग विस्तार क्षेत्र है, इस पर संवाद करने की जरूरत है, मैं उस पर करूँगा है। देखा जाए एक जो गाय को लेकर जो चर्चाएं होती है कि हम गाय पर क्यों बात कर रहे हैं, कुछ लोग लगता है कि धार्मिक रूप से यह है, हिंदू है इसलिए वो गाय पर बात कर रहे हैं, जबकि मेरे मन में हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई या कोई जात से लेकर नहीं है। हमारी जो पूरी वैज्ञानिकता के आधार पर, पूरी प्रामाणिकता के आधार पर मैं इस विषय को अपने साथ में रखकर जो काम कर रहा हूँ अपने संगठन के माध्यम से और अपने टीम के लोगों के द्वारा, जो भी हमारे सगे संबंधी जो भी लोग हैं, मैं उनसे भी यह जानकारी देता हूँ कि ये कोई धर्म को लेकर मत चलिए, जात को लेकर मत चलिए, लेकिन वैज्ञानिक के आधार पर जो वर्तमान में मांग है, वर्तमान में आवश्यकता है, गाय, तुलसी, रसोई घर, तो ये हमें अपने आप को लेना। अब सवाल ये उठता है कि गाय को लेकर इतनी जो समस्याएं हुई हैं, जैसे देश आज़ाद होने से पहले गाय की संख्या लगभग 34 करोड़ थी, अब मात्र 2-3 करोड़ बची, तो इस बीच में गाय गई कहाँ। तो अब थोड़ी से हम आपको ले चलते हैं देश आज़ादी से पहले की तरफ। जो हमारे मार्गदर्शक के द्वारा जो जानकारी दिया गया है, बताया जाता है कि एक उसमें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन लाइब्रेरी है, यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन लाइब्रेरी, इसमें 50,000 से ज़्यादा दस्तावेज आज भी उपलब्ध है। यानी 50,000 से ज़्यादा दस्तावेज आज भी ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन लाइब्रेरी है, आप उसमें जाएंगे तो भारत के लोगों को अंग्रेजों ने कैसे गुलाम बनाया और भारत के साथ क्या क्या किया, वो सब सारा जानकारी आपको उसमें मिलेगा। और ब्रिटिश
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन लाइब्रेरी में वो पूरी दस्तावेज आपको मिल जाएगा। आप उसमें देख सकते हैं, जो भी आपके पास हैं वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि भारत के लोगों के साथ जो वहाँ रखा हुआ डाटा है कि भारत के लोगों को कैसे गुलाम बनाया गया, भारत के लोगों को कैसे उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे गुलाम बनाया गया, वो सारा डाटा आपको मिलेगा, क्या क्या उन्होंने कार्य किया है। हुआ क्या कि एक बार 1813 ईस्वी में ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश संसद में एक बहस चली और उस बहस का जो मुद्दा था, क्योंकि उस समय जब अंग्रेज 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के आसपास जब आए हुए अंग्रेज, तो उन लोगों को लगा कि भारत में हमें राज करना है तो क्या क्या है, तो उस सारे एक षड्यंत्र के तहत एक सर्वे रिपोर्ट में उन्हें लगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसे गुलाम बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग सज्जन हैं, वहाँ लोग के लोग झगड़ालू नहीं हैं, वहाँ के लोग के अंदर जो दयालुता का भावना है, जो आतिथ्य का भाव है, वो एक बहुत ही पवित्र है। तो इस पर 1813 ईस्वी में अंग्रेजी संसद में जो बहस चला हाउस ऑफ कॉमन में, वह बहस 1813 ईस्वी में जो था कि हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, यानी भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए, भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए। इस पे पूरा जो बहस चला, ये 24 जून 1813 ईस्वी में बहस पूरी हुई और उस बहस में जो प्रस्ताव रख के आया, जो प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत को ईसाई बनाना है, भारत को ईसाई बनाना है, संपूर्ण भारत को, केवल एक दो खंडों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण भारत को ईसाई ही बनाना है, यानी यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के स्वास्थ्य को, यहाँ को शिक्षा को, सब कुछ खत्म करना है। और सब कुछ खत्म करके हमें एक क्रिश्चियनाइज जो है, क्रिश्चियनाइज में जो कृष्ण के लोग हैं, क्रिश्चियन के लोग हैं, उनका यही धारणा था कि भारत को बदलना है। और भारत को बदलने के लिए उन्होंने दो रास्ता अपनाया। क्या क्या? एक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यवसाय के रूप में भेजा, और दूसरा अंग्रेज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज, ये जो लोग आए, इनके साथ में जो भी लोग आए, ये केवल व्यापार करने के पर्पज से नहीं आए, व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए, ये भारत को गुलाम बनाने के उद्देश्य से आए, भारत को ईसाई बनाने के उद्देश्य से आए। ये आज भी पूरी प्रमाण आप है। और इस समय जब ये आए तो उनके मन में ये था कि हमें भारत में क्या क्या चीज़ करना है जिससे भारत को ईसाई बनाया जा सके। तो इसमें जो काम करना है, उन लोगों ने जो सोचा कि भारत की जो संपन्नता है, भारत की संपन्नता, भारत की सुखी, भारत का पैसा, भारत की संपत्ति को नाश करना है। यानी भारत की संपन्नता, भारत की खुशी, भारत का जो स्वास्थ्य है, भारत का जो कृषि है, भारत का जो आर्थिक है, वो सब सारा चीज़ नष्ट करना है। क्योंकि किसी भी देश को तभी गुलाम बनाया जा सकता है जब वह देश गरीब हो, भूखमरी का शिकार हो, पीड़ित हो, असहाय हो, तभी उस देश को गुलाम बनाया जा सकता है। उस देश में उन लोगों की ये धारणा रही। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर भारत की संपन्नता को ख़त्म करना है, भारत के सुख समृद्धि को ख़त्म करना है, भारत के व्यापार को ख़त्म करना है, भारत को अस्वस्थ बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उनके जो मन में आया कि सबसे पहले भारत में विपन्नता लाना है, यानी भारत में जो भी है, भारत के लोगों को गरीब बनाना है, भारत में जो भारत के लोग स्वस्थ हैं उन्हें बीमार बनाना है, भारत की जो मिट्टी है उसे दूषित करना है, भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसे तोड़ना है। तो ये सब अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, कृषि व्यवस्था को तोड़ने के लिए, न्याय व्यवस्था को तोड़ने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए, भारत में गरीबी लाने के लिए, भारत में भुखमरी लाने के लिए, ये सब पूरी षड्यंत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसके साथ जो अंग्रेज आए, ये सब आए। तो इसके लिए सब कुछ उन्होंने स्थान चुना और उस स्थान पर सबसे पहले अपना साम्राज्य रखा। उसके लिए अगले दिन जब मैं बात करूँगा
तब वो बताऊंगा कि कहाँ आए, कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर धीरे धीरे पूरे संपूर्ण भारत में कैसे अपना राज उन्होंने धोखे से वो किया। इस पर बात आते हैं कि भारत के समाज और भारत के जो अर्थव्यवस्था है, भारत की समाज और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसको लेकर उन्होंने बहुत शोध किया, बहुत ही अपनी जो खुफिया एजेंसी थी, खुफिया टीम के द्वारा और लोगों के साथ में मिलकर भारत में गांव-गांव, भारत के शहर-शहर में भ्रमण कराया, सर्वे कराया और उस सर्वे में मिला कि भारत को अगर ख़त्म करना है तो भारत में जो ईसाई बनाना भारत के लोगों को, उस पर 2-3 विषय है कि भारत के पहले मिट्टी को बदला जाए, भारत की कृषि व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, भारत के अर्थव्यवस्था को ख़त्म किया जाए। तो भारत की कृषि देखा गया किस पर निर्भर है, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है। तो उन लोगों का जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि भारत में गाय एक ऐसा केंद्र है कि जिस पर कृषि भी निर्भर है, व्यापार भी निर्भर है और वहाँ की संपन्नता भी निर्भर है। तो गाय को उन्होंने केंद्र माना और उस केंद्र को मानते हुए सबसे पहले उन्होंने एक कलकत्ता में जो वध स्थल यानी जो गौकत्ल खाना शुरुआत किया, उस पर जबरदस्ती गायों को ले जाकर काटा जाता था और उसके मांस अंग्रेजों को दिया जाता था। और उस पर और भी बात करूंगा क्योंकि वो काफ़ी लंबा विषय है, तो इतना भी अभी इसलिए है क्योंकि इस शो में हमें यही दिखाना था कि गौ का जो महत्व है वो कृषि में दृष्टि में उपयोगी होने की वजह से हम लोग को जो काम करना है, हम लोग को जो जानकारी रखना है कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आध्यात्मिक और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के न्याय व्यवस्था, भारत का जो प्रशासन व्यवस्था, इस सबको हमें स्वदेशी पुनः वापस लाना है। और आज सबसे बड़ी दुर्भाग्य है इस देश में कि देश आज़ादी होने के बाद लोग अंग्रेज़ों का गुलामी अंश लेकर चल रहे हैं। तो ये दुखद स्थिति है, दुखद बात है। आजकल ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस पर आवाज़ उठाते हैं, ना ही युवा नेता अक्सर करके आवाज़ उठाते हैं, ना ही मतलब सामाजिक संगठन के लोग भी आवाज़ उठाते हैं। हाँ, कुछ वर्ग के लोग हैं भारत में जो चाहते हैं कि भारत स्वदेशी भारत हो, भारत की जो नीति हो स्वदेशी हो, भारत में जो अर्थव्यवस्था हो, भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था हो, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था हो, वो सब स्वदेशी हो। तो इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन संघर्षों में आपकी जो जिम्मेदारी है कि आप अपनी भूमिका निभाएं। और एक क्रांति जो उन्होंने जो उस समय जो लड़ाई लड़ा थे 1857 से लेकर 1947 के बीच में, दूसरी क्रांति जो हम लोग को लड़ना है 2022 से लेकर 2000 जो भी आगे चलेगा 2-4 साल 10 साल, वो सब लड़ाई लड़ना होगा। और इस पर हमें काम करना होगा कि भारत में गाय का स्थान, तुलसी का स्थान, रसोई घर का स्थान, भारत की स्वदेशी व्यवस्था, भारत की स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था, भारत का स्वदेशी नीति, ये सब वापस लाना है और फिर भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें छोटी छोटी बदलाव अपने अंदर लाना होगा। और छोटे छोटे बदलाव जैसे आप भाषा में है, आप शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करें, अपने जो बोली है अपने देश की है उसका करें, वेशभूषा है, पहनावा है, ऐसे वस्त्रों का आप पहनावा कीजिए जो भारत में निर्मित हो, भारत की कंपनी, भारत के जो कोई राष्ट्र हो बनाया हो वही आप उपयोग पहने। जो दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले जैसे टूथ पेस्ट, ब्रश हो गया या फिर साबुन शैम्पू हो गया, पाउडर हो गया, खान पान का हो गया और भी जो भी है, ये सब देखिए कि जो भारत की अगर कोई कंपनी है, भारत देश का अगर वो कंपनी है तभी आप उसका इस्तेमाल करिए। क्योंकि जब भारत के देश की कंपनी का कोई भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भारत में ही पैसा रहता है, विदेश में नहीं जाता हो, भारत की आर्थिक वैल्यू मजबूत होती है। क्योंकि आज दुर्भाग्य है कि 1947 में जिस देखा जाता है $1 $1 के बराबर लगभग था, आज वही 81 रुपया $1 के बराबर है। यानी $1 आपको खरीदना है तो 81 रुपया आपको देना पड़ेगा और उस समय $1 देना पड़ रहा था। तो आप सोचिए कि इतना अंतर कैसे आ गया है। तो इसके लिए एक ही कारण है
कि जो भी हम सामान अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, खान पान, सजावट, दिखावा जो भी है, अगर आप विदेशी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं तो विदेशियों का फ़ायदा होता है और विदेशियों के आर्थिक पैसा जो मजबूत होता है। लेकिन वहीं पर अगर स्वदेशी यानी भारत के लोगों का इस्तेमाल करते हैं तो भारत की मजबूती होता है और भारत एक सशक्त भारत बनने के राह पर चलता है। तो आपकी यही जिम्मेदारी है कि आप अपने गांव से स्टार्ट कीजिए, स्वयं से स्टार्ट कीजिए, घर में, गांव में, क्षेत्र में, जिले में, राज्य में, देश में, राष्ट्र में, इस तरह का आप काम करते हुए करें। तो गौ रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और गौ रक्षा पे लेकर अभी तो एक थोड़ा सा एक इंट्रो है, एक परिचय है, इस पर लेकर बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेंगी है। आज जो रोजाना मैं जो संवाद करूंगा तो एक एक नई विषय को लेकर आपके साथ में आऊँगा, जो गौ रक्षा से और भारत का जो गौरव है, भारत का जो इतिहास है, भारत का जो प्रभुत्ता है, भारत का जो सुख समृद्धि समय था, वो सब सारी चीज़ को लेकर मैं आपसे साथ संवाद करूंगा, चर्चा करूंगा और आपको इस आंदोलन के में साथ देने के लिए अपने विश्व वसंग परिवार में आपको हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं कि आप जुड़िए और हम लोग के साथ में मिलकर ये जो लड़ाई है, जो आयाम है, ये लेकर चलने का प्रयास करिए। बस आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।